बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर है इंटरनेशनल लॉ। इसके एक नए मौजू की तरफ, नए टॉपिक की तरफ आज हम चल रहे हैं जी। अज़ीज़ तलबा, आज जो सवाल जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है नेशनैलिटी। इस टॉपिक में हम तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखेंगे कि आया नेशनैलिटी जो है इससे क्या मुराद है, नेशनैलिटी कैसे हासिल होती है, कैसे ये ख़त्म हो जाती है, और नेशनैलिटी की जो अफादियत और अहमियत है वो क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे जी डेफिनेशन ऑफ नेशनैलिटी या नेशनैलिटी का मफ़हूम इसकी तरफ। हाँ जी, नेशनैलिटी का जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ नेशन से माख़ज़ है, और ये जो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ नेशन है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नेशो से माख़ज़ है, जिसके मानी होते हैं पैदाइश। तो मुख्तसरन तो नेशन पैदाइश के लफ्ज़ों में या कौम या नस्ल के लफ्ज़ों में आएगा, लेकिन सियासी तौर पे इसको ज़रा वसी मानों के अंदर लिया जाता है। जब हम देखेंगे कि गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं इससे मुतल्लिक, तो हम जानेंगे जी। बकौल गिलक्राइस्ट कौम अफराद का ऐसा गिरोह है जो रियासत की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुका हो। आज तकरीबन आज के दौर में रियासत को, अपना कौम को, इस नेशनैलिटी को कौम के ज़ुमरों में ही लिया जाता है। फ़र्द जिस रियासत से वाबस्ता है वो अपनी उसी रियासत की वजह से पहचाना जाता है। अच्छा जी, इसी के बाद आगे अब हम देखेंगे जी ओपनहाइम के बकौल के ओपनहाइम क्या कहता है जी। ओपनहाइम और जे.जी. स्टार। हाँ जी, ओपनहाइम के बकौल कौमियत अफराद की ऐसी इस्तिलाह है, ऐसी इस्तिलाह का नाम है जी, जो अफराद को किसी रियासत का बाशिंदा या शहरी बनाती है, जिसकी वजह से वो हकूक़ और फ़राइज़ हासिल करता है। कौमियत को ओपनहाइम एक इस्तिलाह गिनता है जी, जिसकी वजह से कोई भी फ़र्द किसी रियासत का रुकन बनता है और वहाँ से हकूक़ और फ़राइज़ जो है वो हासिल करता है। इसी तरह स्टार के बकौल बैनुल-अक़वामी कानून में नेशनैलिटी एक फ़र्द और आज़ाद रियासत के दरमियान कानूनी और आइनी ताल्लुक़ का नाम है। स्टार जो है ये नेशनैलिटी को फ़र्द और रियासत के माबैन एक कानूनी राब्ते का नाम देता है। तो मुख्तसरन अगर हम देखेंगे कि नेशनैलिटी क्या है, तो दरअसल हम यही देखेंगे जी कि किसी भी मुल्क के अंदर बग़ैर किसी तफ़रीक़ के, चाहे वो नस्ल की हो, रंग, ज़बान, मज़हब, इलाका, सकाफ़त, सियासी व सकाफ़ती मकासद, किसी भी वजह से किसी भी तफ़रीक़ के बिना पे रियासत में रहने वाले तमाम अफराद को जो रुकनीयत बख्शी जाती है रियासत की तरफ से, वो रुकनीयत कौमियत कहलाती है, वो रुकनीयत नेशनैलिटी कहलाती है, वो रुकनीयत अफराद की सिटीज़नशिप कहलाती है। हाँ जी, फिर इसके आगे अपनी हेडिंग बनाई डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनैलिटी या शहरियत का तयन। शहरियत का तयन करना हर रियासत की अपनी ज़िम्मेदारी तस्वुर किया जाता है। हर रियासत के अपने असूल ज़वाबित कवानीन के मुताबिक शहरियत का तयन करती है। इसके लिए कोई वाज़ेह हतमी असूल मौजूद नहीं। अच्छा जी, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट आगे देखा कि शहरियत के हसूल के तरीक़े, तो बुनियादी तौर पे दो बड़े तरीक़े हैं जी। नंबर एक है पैदाइशी तरीक़ा और दूसरा है जी कौमियत याफ्ता तरीक़ा। हाँ जी, शहरियत के असूल का पैदाइशी तरीक़ा। पैदाइशी तरीक़े के मज़ीद आगे उसकी सूरतें हैं, जैसा वो अपने नाम से ज़ाहिर है। नंबर एक है जी वालिदैन की शहरियत। पैदाइशी तरीक़े के अंदर बच्चा जिस रियासत के अंदर पैदा होता है, चाहे वो किसी भी रियासत के अंदर पैदा हो, उसके वालिदैन जिस रियासत से होंगे वो बच्चा अपने वालिदैन के मुल्क की शहरियत हासिल कर लेगा जब वो बुलुगत की उम्र को पहुँचेगा। तो ये जो तरीक़ेकार है इसको कहा जाता है वालिदैन की शहरियत या वालिदैन की शहरियत की वजह से हासिल की गई शहरियत। दूसरे नंबर पे जो इसमें हमने तरीक़ा लिखा है जी, दूसरा तरीक़ा जो है वो है पैदाइश इलाका, यानी कि जिस इलाके के अंदर बच्चा पैदा होता है वो बच्चा जब बालिग होगा, जब बड़ा होगा,
तो वो बच्चा उस रियासत की शरीयत ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद हासिल कर लेगा। ये है दूसरा इसका तरीका पैदा बाय बर्थ का। और तीसरे इसमें असूल है, अब ये जो दोनों असूल हैं ये दोनों एक किसी न किसी मुल्क के अंदर, इनके दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो अपनाए जाते हैं, तो दोनों तरीके ये अपनाए जाते हैं जी दुनिया के अंदर। ये जो बाय पेरेंट वाला है ये पाकिस्तान, इंडिया, इटली, स्वीडन वगैरह के अंदर अपनाया जाता है कि वालिदैन की वजह से शरीयत का मिल जाना। और इलाके की पैदाइश के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये हम देखेंगे जी अर्जेंटाइन जो है, अर्जेंटाइन अपने इस असूल पे बहुत ज़्यादा सख्ती से कारबंद होता है, इस पर बड़ा सख्ती से अमल करता है। अर्जेंटाइन में जो बच्चा पैदा होगा वो उससे अपना पैदाइशी शहरी गिनता है। और अगर अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा किसी दूसरे मुल्क में जाता है और उनका बच्चा वहाँ पे पैदा होता है तो वो उसको अपना शहरी कंसिडर नहीं करता। इस हवाले से अर्जेंटाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है जी। इसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू टेरिटरी एंड पेरेंट्स के वालिदैन और इलाका, वालिदैन और जाए पैदाइश का जो इलाका है, दोनों सूरतों में शरीयत का मिल जाना। ये जो दोहरा तरीका है बरतानिया और अमेरिका में राइज है जी। बरतानिया और अमेरिका ऐसी सूरत के अंदर के बच्चे के वालिदैन चाहे किसी मुल्क से हों, बच्चा उनके मुल्क की भी शरीयत ले सकता है। अमरीकी वालिदैन हो, वो कहीं भी जाएँ, उनका बच्चा किसी भी दूसरे मुल्क में पैदा हो, वो बच्चा अपने वालिदैन की वजह से अमरीका का शहरी होगा। और जो बच्चा अमरीका के अंदर पैदा होगा वो बच्चा भी अमरीका का शहरी कहलाएगा। इसलिए इन असूलों को कहा जाता है दोहरा असूल, या बाय टेरिटरी एंड बर्थ, बाय टेरिटरी एंड पेरेंट्स। दोनों तरीक़ों से वालिदैन की वजह से भी बच्चे को भी शरीयत मिल जाती है और जाए पैदाइश की वजह से बच्चे को उस मुल्क की शरीयत मिल जाती है। हाँ जी, दूसरा इसमें मेथड है बाय नेचुरलाइजेशन या कौमियत याफ्ता तरीका। हाँ जी, कौमियत याफ्ता तरीका में नेशनैलिटी के असूल के जो दीगर तरीके लिखे हुए हैं वो हस्ब ज़ैल हैं जी। इसके अंदर आप दोनों हम ये साथ साथ चलाएँगे। एक कौमियत याफ्ता तरीके कि शरीयत किस तरह हासिल होती है जी इसके अंदर, और शरीयत छिन कैसे जाती है, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं टॉपिक। दोनों ऐसे ज़राए हैं जिनकी वजह से शरीयत मिल भी जाती है बाज़ औक़ात और छिन भी जाती है। तो कोशिश होगी कि इनको दोनों को साथ साथ लेके चलूँ ताकि वक्त कम इस्तेमाल हो। हाँ जी, बाय नेचुरलाइजेशन ऐसा तरीका जिसमें शहरी अपने शरीयत के असूल के लिए गैर कुदरती तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो माशरे के अंदर, जो स्टेट्स के अंदर आम तरीक़ाकार राइज है, असूल ज़वाबित का तरीका जो राइज है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें पहला तरीक़ाकार है जी शादी। एक फ़र्द जो है वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है जी और वहाँ के किसी औरत से या मर्द से शादी कर लेता है या लेती है। तो इस शादी की बिना पे वो उस नए मुल्क की शरीयत हासिल कर सकता है या कर सकती है। इसी तरह यहाँ पे वो शरीयत हासिल कर लेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वही फ़र्द, वही मर्द या औरत किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी दूसरे मुल्क की मर्द या औरत से शादी कर लेगा या लेगी, तो मुमकिन है उसका अपना आबाई मुल्क उनकी नेशनैलिटी को ख़त्म कर दे। तो एक तरफ शादी करने से हासिल होगी नेशनैलिटी, एक तरफ शादी करने से नेशनैलिटी, आबाई नेशनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है जी लॉन्ग स्टे या तवील अरसा क़याम। हाँ जी, किसी भी रियासत के अंदर लंबे अरसे तक क़याम करने की वजह से रियासत जो है वो शरीयत दे देती है। वो रियासत जिसमें तवील अरसा क़याम किया जाए, ये तवील अरसा इसकी मुद्दत कुछ भी हो सकती है, हर मुल्क ने इसका एक अलग से तयन कर रखा है। जापान जो कि मिनिमम 1 साल की स्टे पे कंसिस्टेंटली 1 ईयर स्टे जो है जापान के अंदर वो अपनी शरीयत आज दे देते हैं। इसी तरह कुछ ममालिक 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे या कुछ भी ऐसा उनके यहाँ मौजूद है असूल, उस पर वो नेशनैलिटी देते हैं जी। इसी तरह हो सकता है आबाई शरीयत अपने मुल्क से तवील अरसा गैरहाज़िरी की वजह से किसी फ़र्द की नेशनैलिटी ख़त्म कर दे, ये मुमकिन है। इसके बाद नंबर 3 पे है जी जायदाद ख़रीदना। हाँ जी, किसी नए मुल्क में जाके किसी दूसरे मुल्क में जाके जायदाद का ख़रीदना, इस बात का इजहार होता है कि जी मैं अब इसी मुल्क में रहना चाहता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी ली है, मैं यहीं पे रहूँगा या रहूँगी।
तो नया मुल्क जिसमें जायदाद ख़रीदी गई उसकी नेशनलिटी तो इस वजह से हासिल की जा सकती है, लेकिन मुमकिन है आबाई जो रियासत हो वो आपकी नेशनलिटी इस बुनियाद पे छीन ले। तो इसलिए इधर भी मैंने लिखा है कि अगर किसी ने गैर मुल्क में जायदाद ख़रीदी तो आबाई मुल्क जो है उसकी नेशनलिटी ख़त्म कर सकता है। इसके बाद है जी बिज़नेस या कारोबार करना। दोनों सूरतों में इधर में लिखा है जी, दोनों जगह पे, यानी कि शरीयत का असूल और शरीयत मनसूखी दोनों जगह। हाँ जी, कारोबार करना जी, कोई भी फ़र्द अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क के अंदर अगर कारोबार जाके करता है और इस कारोबार की सूरत में वो दूसरा मुल्क तरक्की करता है, उसके शहरियों को रोज़गार मिलता है, तो इस सूरत में मुमकिन है वो बंदा दरख्वास्त करे कि जनाब मैं यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ और मैंने यहीं पे रहना है, आप मुझे नेशनलिटी दें। तो इस सूरत में वो रियासत जो है उसको नेशनलिटी दे देगी और मुमकिन है उसकी जो आबाई रियासत है, आबाई स्टेट है, वो क्या करे जी, उसकी नेशनलिटी छीन ले या उसकी नेशनलिटी को सलब कर दे। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी सिविल सर्विस या सरकारी मुलाजमत। हाँ जी, एक फ़र्द जो है वो अपनी मुल्क के अंदर सरकारी मुलाजमत नहीं करता, किसी दूसरी रियासत में जाकर सरकारी मुलाजमत अपना लेता है, तो ऐसी सूरत में उसकी आबाई रियासत उसकी नेशनलिटी ख़त्म कर देगी या कर सकती है। लेकिन यही फ़र्द जो है उस दूसरे मुल्क में जाकर उसने सरकारी मुलाजमत की और वो कहेगा कि जनाब देखें मैंने अपने मुल्क में इतनी वफ़ादारी ज़ाहिर नहीं की, मैंने अपने मुल्क में सरकारी मुलाजमत नहीं की, जबकि आपके यहाँ आके मैंने सरकारी मुलाजमत अपना ली है, लिहाजा मैं अब यहीं पे रहना चाहता हूँ, आपका शहरी बनना चाहता हूँ और मुझे आप शहरियत दे दें। तो इस सूरत में ऐसे फ़र्द को नेशनलिटी मिल जाएगी। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी गोद लेना। गोद लेना या मुतबन्नी बनाना। तो हाँ जी, अगर किसी फ़र्द को या शहरी को गोद ले लिया जाएगा, एक मुल्क के शहरी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कोई शहरी है, इसको कोई बरतानवी जोड़ा जो है वो अडॉप्ट करता है, तो ऐसी सूरत में जिस मुल्क के वालिदैन ने अडॉप्ट किया है उस मुल्क के शहरियत बच्चे को आसानी से मिल जाती है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुमकिन है ऐसी सूरत में उसकी दूसरी जो मुल्क की शहरियत है वो चली जाए। अब यहाँ पे मैंने इसी से मिलती जुलती हेडिंग क्योंकि इधर लिखी कि मुतबादिल शरीयत का असूल। गोद लिया इधर किसी ने, चला गया वो फ़र्द दूसरे रियासत के अंदर, वहाँ उसने दूसरे मुतबादिल नेशनलिटी हासिल कर ली, तो मुतबादिल शरीयत हासिल करने की सूरत में उसका अपना मुल्क उसकी शरीयत छीन लेगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी अगली हेडिंग जो हमें लिखी है जी तजदीद आबाई शरीयत। किसी भी वजह से कोई फ़र्द अपनी आबाई शरीयत खो बैठता है, फिर उसे ख़्याल आता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं अब फिर अपनी रियासत की शरीयत हासिल करना चाहता हूँ, तो इस सूरत में उस फ़र्द को अब आबाई नेशनलिटी मिल जाती है। इस असूल को कहा जाता है जी रिज़म्पशन। ठीक है जी। और इसी के मुतबादिल अगर आप कहें कि हक़ दस्तबरदारी, इसी से मिलती जुलती हेडिंग है, कोई भी फ़र्द अपना हक़ दस्तबरदारी इस्तेमाल करते हुए अपनी आबाई नेशनलिटी या किसी भी मुल्क की नेशनलिटी को मुस्तरद कर सकता है। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी जी एनेक्सेशन या इल्हाक। जब कोई भी ख़ित्ता, किसी भी रियासत का कोई ख़ित्ता दूसरी रियासत के साथ जुड़ जाएगा, इल्हाक कर लेगा, तो इस सूरत में उसकी साबिक़ा नेशनलिटी ख़त्म हो जाएगी और जिससे इल्हाक किया गया है जिस मुल्क से, उसकी नेशनलिटी उस इलाके के अफराद को मिल जाएगी। इसकी मिसाल अगर हम माजी की दें तो अलास्का जो है, अलास्का को जब अमेरिका ने ख़रीद लिया रशिया से 1867 में, तो अलास्का में अफराद जो आबाद थे उनमें से बहुत सारे अफराद चले गए रशिया वापस, कुछ वहीं पे रह गए, और जो वहाँ पे रह गए वो 1867 के बाद फिर अमेरिकन कहलाए, उनको अमेरिकी नेशनलिटी मिल गई। अच्छा जी, इसके बाद है जी फ़तह। जब कोई रियासत कोई इलाका फ़तह कर लेती है तो मफतूआ इलाका की आवाम को फ़ातह रियासत की नेशनलिटी मिल जाती है। इधर हम इलाक़ की सूरत में लिखेंगे कि साबिक़ा नेशनलिटी ख़त्म हो जाती है और जिससे इलाक़ किया गया उसकी मिल जाती है, और फ़तह में इधर ये लिखेंगे कि जिस मुल्क ने फ़तह किया हो उस इलाके की नेशनलिटी मफतूह इलाके की छिन जाती है और फ़ातह की मिल जाती है। इसी तरह मनसूखी जो है, शरीयत की मनसूखी के तरीक़ों में दो हेडिंग जो अलग इजाफ़ी हैं,
वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा जी। नंबर 1 है गैर मुल्की एजाज़ात वल कबात। अगर आपकी रियासत ने आपको सख्ती से मना कर रखा है कि आप किसी किस्म की गैर मुल्की एजाज़ात और अलक़ाबात नहीं ले सकते, और फिर ऐसी सूरत में कोई फ़र्द अपनी रियासत के मना करने के बावजूद दूसरी रियासत से एजाज़ात और अलक़ाबात कबूल करे, तो ऐसी सूरत में वो रियासत अपने उस शहरी की नेशनैलिटी ख़त्म कर देती है। एक ये चीज़ आ गई। और फिर नंबर 11 पे इसमें जो हमने मनसूखी के अंदर लिखा है वो है गद्दारी। कोई भी फ़र्द अपनी रियासत से गद्दारी का मरतकब हो, कोई संगीन किस्म का जुर्म करे, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उस फ़र्द की नेशनैलिटी मनसूख हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और उससे रियासत जिला वतन कर सकती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगी जी अगली हेडिंग हमारी आएगी शरीयत की अहमियत और अफादियत। ठीक है जी, कि शरीयत जो है उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है। शरीयत के हसूल के लिए या शहरी होने के लिए जब कोई शरीयत का हसूल हो जाता है तो उसके कानूनी जो जवाज़ हैं, कानूनी जो असरात हैं वो क्या मुरतब होते हैं। तो ये बेसिकली तो 3 सवाल बनते थे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही अंदर वाइंड अप करूँ इसको मुख्तसरन करके। तो शरीयत हासिल करने के तरीके, शरीयत से क्या मुराद है उसके हसूल के तरीके, शरीयत से क्या मुराद है शरीयत के ज़िया के तरीके यानी कि छिन जाने के तरीके, और तीसरा सवाल कि शरीयत से क्या मुराद है उसके कानूनी असरात क्या हैं। ये तीनों हो सकते हैं। और या फिर ये पिछले कि शरीयत से क्या मुराद है इसके असूल और ज़िया के तरीके, ये सवाल आ सकता है। हाँ जी, नंबर 1 पे है जी शरीयत की अहमियत व अफादियत या कानूनी मरतबे के अंदर। नंबर 1 सिफारती तहफ़्फ़ुज़। हाँ जी, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। कोई भी फ़र्द उस वक्त तक किसी भी रियासत के सिफारती तहफ़्फ़ुज़ का हक़दार नहीं ठहरा जाता जब तक वो फ़र्द किसी न किसी रियासत का शहरी ना हो। अगर वो किसी भी स्टेट का शहरी नहीं है तो वो इस बात का हक़ भी नहीं रखता कि उसका कोई भी रियासत उसका दिफा करे। तो लिहाजा शहरी होना, शरीयत का असूल किसी एक न एक मुल्क का, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि कोई भी रियासत जो उसका जिसका वो शहरी है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसके बाद है जी रियासती ज़िम्मेदारी। अगर कोई भी फ़र्द किसी भी मुल्क के अंदर कोई गैर कानूनी इक़दाम करते हुए पकड़ा जाएगा, कोई गैर कानूनी इक़दाम करेगा, तो उसकी रियासत उसके अफ़ाल की ज़िम्मेदार होगी। और अगर वो फ़र्द किसी रियासत का भी शहरी नहीं है तो फिर आप उसको किसका ज़िम्मेदार ठहरा सकेंगे, ये बात आप किसी से कतई तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, तब कहा जाएगा जब वो फ़र्द किसी रियासत का शहरी होगा। इसलिए शरीयत का हासिल होना, शरीयत का असूल नहायत ज़रूरी है। इसके बाद है तारकीन वतन की वापसी, रिसेप्शन ऑफ नेशनल। हाँ जी, कोई भी अफराद, कोई भी किसी भी रियासत के शहरी जब किसी दूसरी रियासत में जाते हैं कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, तो वो जो मेज़बान रियासत है वो जब चाहे उन शहरियों को उसके आबाई मुल्क में वापस भेज सकती है। हाँ, उसके हालात ख़राब हों या कोई भी ऐसी वजह हो तो वो उनको वापस भेज सकती है। ऐसी सूरत के अंदर अगर वो फ़र्ज ये कहें कि जी हमारे पास तो किसी किस्म की नेशनैलिटी नहीं, हम किसी मुल्क के शहरी नहीं, हम तो यहीं पे रहेंगे, तो ये मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा शरीयत का होना ज़रूरी है ताकि ऐसी सूरत में उनकी आबाई रियासत जो है वो अपने शहरियों को वसूल कर ले, अपने शहरियों को इस्तकबाल करे, उनको वसूल करे। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग इसके अंदर आ जाते हैं जी रियासती इताअत, एलिगेंस या रियासती इताअत। हाँ जी, जब फ़र्द किसी भी रियासत का शहरी होता है तो वो रियासत उस शहरी पे ढेर सारे फ़राइज़ भी आयद करती है और साथ उनको हकूक़ भी देती है। इसलिए इसको कहा जाता है रियासती इताअत। हर फ़र्द को अपनी रियासती कवानीन की, रियासती असूल व ज़वाबित की पैरवी करना पड़ती है, पाबंदी करना पड़ती है। तो लिहाजा शरीयत का हसूल, शहरी होना किसी भी स्टेट का ये लाजिम है और आलमी कानून का तकाज़ा है। इसके बाद आगे आ जाता है जी तहवील से इनकार। हाँ जी, कोई भी रियासत जो है वो रिफ्यूज़ टू एक्सेडिशन कर सकती है, अपने शहरी को दूसरी रियासत के हवाले करने से इनकारी हो सकती है। क्यों? इसलिए कि वो उसका शहरी होगा और वो ये कह सकती है कि जनाब इसने जो भी जुर्म सरज़द किया है
जो कुछ भी किया है आप शवाहिद सबूत सब कुछ मेरे हवाले करें और मैं ख़ुद इसको सज़ा दूँगी। इसके बाद है जी डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी स्टेटस, दुश्मन का तयन जी। हाँ जी, अगर किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ जाए या हालात कशीदा हों तो कोई भी रियासत तय नहीं कर सकती कि फ़लाँ फ़र्द मेरा शहरी है या नहीं अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए शरीयत का असूल बड़ा ज़रूरी है ताकि हालात जंग के अंदर या कशीदा हालात के अंदर ये जाना जा सके कि कौन सा फ़र्द हमारा दोस्त है या हमारा शहरी है और कौन सा दुश्मन मुल्क से वास्ता रखता है, ताल्लुक़ रखता है। ऐसे जी इसके बाद है जी दायरा अख्तियार का तयन, डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज और जुरिस्डिक्शन जी। दायरा अख्तियार का तयन जी, हाँ जी, हर रियासत जो है वो अपने शहरियों के हवाला से बहुत ज़्यादा बाख्तियार होती है। रियासत अपने शहरियों को जो कि गैर मुल्क में रहते हैं, चाहे उसके शहरी अपनी रियासत के अंदर रहते हैं, चाहे वो किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अफराद वो शहरी कानून अपने रियासती कवानीन के भी पाबंद होते हैं। वो रियासती कानून से कहीं भाग के जा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है जी कि दायरा अख्तियार का तयन हो जाता है जब कोई फ़र्द किसी रियासत का शहरी हो तो वो अपने रियासती कवानीन का पाबंद होता है और उसके एहतराम करने का पाबंद होता है। तो यहीं पे हम ये मौजू करेंगे जी ख़त्म, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा जी। अस्सलामु अलैकुम।